ताकि हम लोग बात को आगे बढ़ा सकें। हमारे दोस्त बहुत ही प्यारे ताहिर बोस्तान साहब, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। तो बोस्तान साहब आप भी इधर आ जाएं ताकि कुछ दोस्तों के लिए जगह बन जाए। असलम वतनौफ साहब जो है, ठीक हुई थी, आप आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। अच्छा चलो ठीक है। मैं असलम वतनौफ साहब की इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसी ज़माने में बचपन में बार बार जा रहा है कि आज हवाला आएगा बचपन का, तो जब यहाँ पे कुछ सियासी तकरीबात होती थी तो एक ख़ास आवाज़ गूंजा करती थी, एक तराना पढ़ा जाता था, तो वो बुनियादी तौर पे असलम वतनौफ साहब की आवाज़ में होता था और यही पढ़ा करते थे। और एक क्या शानदार तराना था कि जो कि उम्र के किसी भी हिस्से के लोग होते थे तो उनमें एक बिजली जो है पहुँच जाती थी और वो उसमें एक जज्बा भर जाता था। बहरहाल असलम वतनौफ साहब, बाकी भी दोस्त यहाँ पे जो तशरीफ़ लाए हैं, मोहम्मद दीन भट्ट साहब एक मीरपुर शहर की एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत रहे, जिन्होंने हमारी जो यहाँ की जंग आज़ादी थी उसमें एक बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। उनके इस फर्जंद अर्जुमन इकबाल भट्ट साहब वो यहाँ पे बैठे हैं, जिनको देख के बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और बाकी जो दोस्त हैं और बाकी जो आप बच्चे हैं, आज आपके साथ बातें होंगी और हम आपको उस दौर में ले जाएंगे जिस दौर में एक सियासी कारकुन, एक समाजी कारकुन क्या करता था, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती थी, उसके शब रोज़ कैसे गुजरते थे, वो बताएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप बन गया, डिस्कनेक्ट बन गया कि वो अब वक्त नहीं रहा, अब उस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले, अगर हम लोग बगैर किसी रुतबे के और बगैर किसी तमहीद के हम कुछ बात करेंगे। हमारे एक और बड़े प्यारे दोस्त हैं फ़र्रुखदार साहब, अगर तशरीफ़ लाएँ और चंद बातें सूफी मोहम्मद ज़मान साहब के हवाले से आप करें तो ज़रा बात को हम आगे बढ़ा सकें, आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीन-ए-किराम, मोहतरम बुजुर्ग अब्दुल जब्बार भट्ट साहब, अदील दत्त, एडवोकेट साहब, ताहिर बोस्तान साहब, जोइल साहब, हमारे दोस्त जो आज से कंडक्ट कर रहे हैं। जैसा कि शकील साहब ने आज फरमाया कि जब हम स्कूल लाइफ में थे या कॉलेज लाइफ में थे उस वक्त सूफी मोहम्मद ज़मान, अब्दुल खालिक अंसारी, मोहम्मद दीन भट्ट, इस तरह के सैकड़ों लोग जो है ना वो मीरपुर की एक बड़ी तवानाव आवाज़ थी। और तरीके कश्मीर के लिए तो इनको काम था ही, मीरपुर के जो हकूक़ थे उनके लिए इन शख्सियात के बाद, इनकी दुनिया से जाने के बाद, सूफी ज़मान मरहूम, मोहम्मद बिन भट्ट साहब मरहूम और अब्दुल खालिक अंसारी मरहूम साहब के जाने के बाद मैं समझता हूँ कि मीरपुर की आवाज़ बिल्कुल दब गई है। इस आवाज़ को दोबारा उजागर करने की ज़रूरत है। आज हम में ना सूफी ज़मान है, ना अब्दुल खालिक अंसारी हैं, ना गाजी अलाई बख्श हैं। इसी तरह डॉक्टर गुलाम रसूल मीर थे जो मादरे शुमारी की एक बड़ी तवाना आवाज़ थे। सैकड़ों ऐसी आवाज़ें थी। जब मीरपुर में जब भी कोई तहरीक चली, पुराने मीरपुर में जब कश्मीर में तहरीक चली KLM की, उस वक्त इन बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ थीं। उसके बाद 81 की जब तहरीक चली उसमें भी जनाब आज कई शख्सियात ऐसी यहाँ पर बैठी हुई हैं। खुद शकील साहब भी, मोहम्मद अजीम दत्त एडवोकेट, हुमायूं पाशा साहब, असलम वतनौफ साहब, ये सारे गिरफ़्तार हुए और इन्होंने एक लंबा अरसा जो है ना कैद काटी, लेकिन जो है ना हुकूमत के आगे अपना सर नहीं झुकाया। आज जो है ना आपके सामने इस मुल्क की जो सियासी और पोजीशन है उसमें तो जो है ना जितने बड़े बड़े कदावर लोग आपको जो ऐसे इन गुज़श्ता अयाम में, इन गुज़श्ता हफ्तों में आप देख रहे हैं कि वो एक मिनट भी जो है ना कैद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, एक दिन भी कैद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वो फौरी तौर पर जो है ना जैसे उनको जो है जो हमारे मुल्क में जो ताकतवर फोर्सेस हैं वो जैसे उनको कहती हैं उसी तरफ उनको उसी रास्ते पे चला देती हैं। तो मैं आज इसके लिए स्पीच के लिए सूफी ज़मान साहब के लिए ज़ाहिर है उन ज़्यादा साथ गुजरा अज़ीम दत्त एडवोकेट साहब का, खुद जब्बार भट्ट साहब का, तो ये ज़्यादा उस पर रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला आज हमें ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है सूफी मीरपुर शहर को। मैं समझता हूँ कि स्पेशली ज़िला मीरपुर में बिल्कुल ही जो सियासी खला आया है, जो समाजी खला आया है,
मीर खालिद बशीर मरहूम का नाम ना लूँ, मीर खालिद बशीर मरहूम वो आज़ाद कश्मीर में पहली शख्सियत थे जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि समाजी जो काम होते हैं ना, सबसे पहले उन्होंने आगाज़ किया। नालियाँ बनानी, पुलियाँ बनानी, कब्रिस्तानों के लिए उन्होंने काम किया। सूफी ज़मान साहब जो भी कोई मजलूम हुआ उसके साथ, वो मुझे याद है वो कांटों वाला डंडा होता था जो आजकल तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया, वो उनके हाथ में होता था। वो चाहे कोई भी, यानी कि मीरपुर का जो है ना कोई भी सरकारी ऑफिस हो या हुकूमत के मुजफ्फराबाद के अवानों में उनके डंडे की आवाज़ पहुँचती थी। आज दोबारा मैं समझता हूँ कि सूफी ज़मान साहब जैसे शोला बयां और जो है ना बाजुरत दलेर लोगों की ज़रूरत है। तो इसी के साथ बहुत शुक्रिया। फरूख डार साहब ने भी बात की। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी गुजारिश आपको। इस मीरपुर शहर में ये जो नांगी है, इसमें एक दुकान हुआ करती थी, बूटों की दुकान थी, शूज़ की दुकान थी, इस तरह के जैसे आजकल ब्रांड है उस तरह के तो होते नहीं। उसका नाम था अवामी बूट हाउस। अच्छा, अवामी बूट हाउस बज़ाहिर तो एक दुकान थी जो कि जहाँ पे जूते जो हैं वहाँ पे ख़रीदने जाते थे लोग और लेकर आ जाते थे। लेकिन अक्सर देखा जाता था कि जब वहाँ पे लोग आते हैं तो वो जो दुकान है वहाँ पे जो उसके मालिक थे, जो कि जिनकी वो दुकान थी, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते थे और दुकान खुली होती। पता ही चलता था कि ये जो दुकान के मालिक हैं वो बुनियादी तौर पे कोई साहब आए जो जिनको वो जानते नहीं थे या जिनको थोड़ा बहुत पहचान भी थी, और उन्होंने कहा जी कि मुझे कचहरी में कोई काम है, मुझे कोई एसपी ऑफिस में काम है, डीसी ऑफिस में काम है। तो वहाँ पे जो शख्सियत बैठी होती थी उनके पास एक टोपी होती थी जो सर पे वो लगाते थे, और जिसको कहते हैं अभी जैसे फरूख डार साहब ने कहा कि ये जो बबूल दरख्त है जिसको हम तिमर कहते हैं, उसका एक डंडा होता था। उन्होंने डंडा उठाना और उनके साथ चल पड़ना, चाहे एसपी ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, और उसके लिए तन मन धन की जिसको कहना कि वो बाजी लगा देनी ताकि उसका मसला हल हो। वो शख्सियत थी सूफ़ी मोहम्मद ज़ुमान साहब। अच्छा, ये ऐसी मतलब कि ऐसे लोग ज़ाहिर है कि अब तो नहीं हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं बड़े ना इस लिहाज से, तो मतलब इन ऐसी शख्सियत थी उनकी। अच्छा, फिर खाली उनकी जिसको कहना कि शख्सियत का ये रुख नहीं होता था, ये खाली एक रुख नहीं है, बल्कि जो सियासी तौर पे अभी जैसे फरूख डार ने कहा कि यहाँ पे आजकल जैसे एक मौसम आपने देखा होगा, चला होगा कि आइए जनाब, तो आपने देखा होगा कि एक मौसम चल पड़ा है सियासी वफादारियाँ तब्दील करने का, और वो आजकल एक टर्म यूज़ की जा रही है, विकटें गिरना, विकटें गिरना, विकटें। आज कितनी विकटें गिर गई, आज कितनी विकटें गिर गई, आपने सुना होगा। मेरा ख्याल है कि अगर इस खित्ते के साथ और हमारे ये जो हमारा वतन है और जो पाकिस्तान है, इसमें अगर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी हुआ है, सबसे बड़ा अगर जुल्म हुआ है, तो वो ये हुआ है कि सियासी कारकुन का सकूत हो गया है। सियासी कारकुन जो है वो कैसे बनता था, वो कैसे काम करता था, उसकी अपने जमात के साथ, अपने नज़रिए के साथ क्या कमिटमेंट होती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आज इस तरह है कि मोहम्मद शकील एक जमात में है, अगले दिन आप सुबह उठेंगे मोहम्मद शकील दूसरी जमात में होगा, शाम को आप जाएंगे तो मोहम्मद शकील किसी तीसरी जमात में बैठा होगा, और रात को हो सकता है कि किसी चौथी जमात में बैठा हो। ये बाकायदा जिसको मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसी जो कुव्वतें यहाँ पे काम करती हैं जो कि चाहती हैं कि उनकी बालादस्ती कायम रहे और उनके शिकंजे में सारे लोग जो हैं, अवाम जो हैं, वो उनके शिकंजे में रहें, ये उन्होंने बाकायदा इसको जानबूझ के ये काम किया कि वो ताकि वो जो सियासी कारकुन है वो ख़त्म हो जाए। क्या आपको इस बात का ताज्जुब होगा इस बात सुन के कि अगर एक वक्त ऐसा था कि जब हुकूमत वक्त फ़ैसला करती थी कि फ़लाँ शख्सियत को जो है पाबंद सलासल करना है और उनको लेकर जाना है थाने, और थाने से फ़ोन आता था कि सूफी साहब तुसान आई गया, गिरफ्तारी नहीं आई गया, सुना खत आई गया, ठीक है मैं आवना, और घर से बिस्तरा बांधना और उठाना और थाने चले जाना, चलो जी मैं आ गया, अच्छा जी बैठें जी, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर ये कि वो जो आजकल लोग एक एक रात और दो दो रातें गुजार के आते हैं जेलों में, और फिर वो आके अपनी बिपता सुनाते हैं कि वहाँ पर तो बिजली नहीं थी और मच्छर था और फलाना और धमकाना था, भी आके यहाँ से चले गए,
यहाँ पे हमारे पास ही घर है चेयरमैन रफ़ीक साहब का, अल्लाह बख्शे, उनके वालिद चौधरी मोहम्मद सादिक साहब। एक वक्त था जब के 70 की दहाई का कि चौधरी मोहम्मद सादिक साहब और चेयरमैन रफ़ीक साहब दोनों बाप बेटा, दोनों मशहूर ज़माना और बदनाम ज़माना तलाई कैंप में दोनों मौजूद थे। और उस टार्चर का जो कि आजकल का जो ये जो मम्मी डैडी क्लास है, ये जो ब्रीड है, ये उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो उस दौर में वो ज़िंदा थे और उस दौर में उन्होंने वो देखा और वो सारी सख्तियाँ झेली। मैं अभी बड़े साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा हम लोग, हमारा बचपन था जब वो चीज़ें देखते थे। तो जब सूफ़ी ज़मान साहब, आपको मैं बताऊं, मुझे मेरे मुंह से जब मैं सूफ़ी ज़मान साहब कहता हूं तो मुझे थोड़ा सा खुद अजीब सा लगता है, क्योंकि वो हमारे लिए सूफ़ी ज़मान नहीं थे, हमारे लिए वो मामा जी थे। अच्छा, मामा जी क्या थे? वो सबके मामा जी थे, मतलब कि हमारी बहनों के मामा जी थे, हमारे मामा जी थे, हमारे किसी कज़न आ गया उसके मामा जी थे, हमारे जो बड़े छोटे वो सबके मामा जी थे। तो जब उन्होंने जेल से वापस आना और ज़ाहिर है कि हम मिलने जाते थे कि अच्छा जनाब आप जेल से आए हैं तो सुनाएं कैसा वक्त गुजरा वहाँ पे। वो जो वक्त बताते थे कि किस तरह हुआ, मुझे यहाँ से मुजफ्फराबाद जेल लेकर गए और गिरा उठा, ये हुआ ये हुआ। आप यकीन कीजिए कि वो जो सारी जो मंजरनामा होता था वो ऐसा ज़बरदस्त मंजरनामा होता था कि ऐसा फैसिनेटिंग और ऐसा एडवेंचर वाला होता था कि हमें लगता था कि ये जेल जाना तो कोई बड़ा अच्छा काम है। और ख़ासकर सियासी कारकुन का जेल जाना, तो ये तो एक किस्म की डिग्री है जो कि आपकी सीवी में लिखी जानी चाहिए कि इस बंदे ने इतनी दफ़ा जेल काटी अपने नसरियात की वजह से, अपने जिसको कहेंगे अपनी सियासी जमात की वजह से। और वो बाकायदा ये चीज़ लगती थी और दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती थी। सारे हम छोटे बच्चे थे, 10-10, 11-11 साल, 12-12 साल के, तो हमें बाकायदा ये महसूस होता था कि जेल जाना एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन है जिसके बगैर सियासी कारकुन बन ही नहीं सकता, एक समाजी कारकुन इस तैयार हो ही नहीं सकता। अब आप ये देखिए कि एक वो वक्त था और एक वो वक्त है कि अब किसी के लिए एक रात गुजारना। मैं उस दिन एक देख रहा था, मुझे इन बच्चों पे अफसोस भी हो रहा था ज़रा कि हम लोग देख रहे थे कि वो बच्चा कहता है कि मैं तो यहाँ पे इनकलाब लाने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ तो आगे से पुलिस मार रही है और टीयर गैस कर रही है, आंसू गैस फेंक रही है। तो वो आंसू गैस जो है उस ज़माने में हमें भी, उस उम्र में भी ज़ाहिर है कि मीरपुर शहर में मुख्तलिफ तहरीक चलती थी, मुख्तलिफ काम होते थे, तो हमें बाकायदा पता होता था कि जो आंसू गैस है ये किस तरह की होती है और इसकी आपकी जिस्म के ऊपर क्या आपके ऊपर असर डालती है और आपने करना क्या है। वो बाकायदा इन घरों में तरबियत होती थी कि कैसे गीला रुमाल लेना है, गीला रुमाल लेके आपने किस तरह अपने आप को आंसू गैस के असरात से आपने उसको ठीक रखना है। ये वो था वक्त जिसमें कि एक सियासी कारकुन और समाजी कारकुन तरबियत पाता था और फिर वो आगे बढ़ता था। फिर उसकी जो नज़रियाती कमिटमेंट होती थी, उसकी जो सियासी कमिटमेंट होती थी, उसका कोई किसी किस्म का तोड़ नहीं होता था और उसको कोई तोड़ सकता भी नहीं था। आजकल के दौर में सारा कुछ ऐसे ही होता था। जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं जिनका काम है कि इन चीज़ों को रोक लगाई जाए या इन चीज़ों के ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी लगाई जाए, उस वक्त भी ऐसे थे। लेकिन मुझे याद है यहाँ पे हमारे एक IB के इंस्पेक्टर आबिद हुआ करते थे। वो हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो ज़ाहिर है उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारी तमाम सरगर्मियों पे नज़र रखना। लेकिन इंस्पेक्टर आबिद जब अपनी जो काम होता था उसे जब वो फरागत पाते थे तो वो हमारे साथ इन्हीं होटलों में, उस ज़माने में या जबीर वगैरह तो नहीं होता थे, वो इसी होटल में हमारे साथ बैठ कर चाय शाय पी रहे होते थे, गपशप भी लगा रहे होते थे। और आप यकीन कीजिए, बतौर सियासी कारकुन मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारा एक बेहतरीन सोर्स होते थे कि क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। एक बड़ा बेहतरीन सोर्स होते थे। बातें हम लोग और भी करेंगे और इंशाल्लाह बातें हम लोग आगे आगे बढ़ाएंगे भी। मैं कुछ दोस्तों का यहाँ पे जूं ज़ाहिर के आते जाएंगे तो मैं उनका नाम भी लेता जाऊँगा। किसी का नाम रह जाए वो मुझे खुद आके बता दे, क्योंकि मैं फिर वही बता रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट है। हम लोग थोड़ा सा अगली पीढ़ी के लोग हैं, अब आप यंग हैं तो रिजवान करामत बैठे हुए हैं, मैं जिनको पहचान सकता हूँ। जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ लाए हैं तराड़खल से आज खुसूसी तौर पे, मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ पाशा साहब हमारे, आपको पता है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। असनम वतनौफ साहब का जिक्र हो चुका, दानिश आज़म साहब यहाँ पे बैठे हैं और भी बाकी जो दोस्त हैं उनका जिक्र करते रहेंगे। कौन जी? जी जावेद साहब का नाम मैंने ले लिया। तो हम किसी तरतीब से, आइए ख्वाहिश साहब,
तो ख्वाजा इम्तियाज़ साहब आए हैं। ज़ाहिर है कि भी हमारे मोहल्ले में जो है एक ऐसा घर था जो कि कामरेड मोहम्मद हुसैन साहब, ये वो सारे लोग थे जो शुरू के लोग हैं, उनके फर्जंद अर्जुमंद हैं कामरेड मोहम्मद हुसैन साहब। खुश आमदीद जी आपको भी। तो ताहिर बोस्तान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आए चंद अल्फाज के लिए, फिर आपको आप बात आगे बढ़ाते हैं।